हेलो एवरीवन। आज हम सेल साइकिल एंड डिवीजन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, लेकिन उसकी स्टार्ट से पहले हम लेक्चर 1 की रिवीजन कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेल साइकिल एंड डिवीजन का बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, लेकिन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल की शुरुआत हमेशा एक सिंगल सेल से करता है। जैसे ह्यूमंस में जैसे हम ह्यूमंस में सबसे पहला सेल होता है जाइगोट। वो जाइगोट फर्दर डिवीजन करता हुआ पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब वो साइकिल जो है जिसके थ्रू जाइगोट डिवाइड कर रहा है उसे सेल साइकिल बोलते हैं। कौन से फेजेस होते हैं इसके बारे में हमने जनरल ओवरव्यू लिया था। उन फेजेस को डिटेल में हम आज लेक्चर 2 में करेंगे। और हमने देखा था कि कोई भी सेल है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका बेसिक 2 कैरेक्टर्स होते हैं जिसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कोई भी सिंगल सेल है वो अगर अपनी ग्रोथ कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है तो आगे 2 डॉटर सेल्स बना रहा है। वैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका भी बेसिक कैरेक्टर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपनी ग्रोथ करता है एंड देन रिप्रोड्यूसेस टू फॉर्म इट्स प्रोजेनी। वैसे ही एक सिंगल सेल जो आगे अभी डिवाइड करना है उसे पेरेंट सेल बोलते हैं। वो सेल साइकिल से होता हुआ सेल डिवीजन करता है और 2 डॉटर सेल्स बनाता है। अब वो डॉटर सेल्स जब आगे खुद डिवाइड करती हैं तब वो खुद पेरेंट सेल कहलाती हैं और आगे 2 डॉटर सेल्स को और ज़्यादा और अराइज करती हैं। ये जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, ये पूरा का पूरा एक सेल साइकिल है जिसके थ्रू होते हुए एक सेल 2 आगे सेल्स में डिवाइड करता है। इस सेल साइकिल में सेल की डिवीजन होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और सेल अपनी ग्रोथ भी करता है। ये तीनों एक कोऑर्डिनेटेड वे में, ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं और ये जो है जेनेटिक कंट्रोल से के थ्रू होता है। जो भी लाइफ साइकिल है, जो सेल साइकिल है, उस कंप्लीट साइकिल में ये तीनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक चीज़ पहले हो रही है और दूसरी नहीं हो रही। जैसे सेल डिवाइड कर गया लेकिन डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ था, तो ये भी गलत है, ये डिफेक्ट क्रिएट करेगा। एक प्रॉपर सेल साइकिल में ये तीनों चीज़ें कोऑर्डिनेटेड वे में होनी चाहिए ताकि वो सेल आगे प्रॉपरली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर पाए। जो एक सेल होता है उसके 2 फेजेस होते हैं, एक होता है एम फेज़ और एक होता है इंटरफेज़। एम फेज़ जो होता है वो हमारा मेन डिवीजन वाला फेज़ होता है, जिसे माइटोसिस फेज़ भी कहते हैं। इसमें मेनली न्यूक्लियर डिवीजन होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, पूरे सेल की डिवीजन होती है। इंटरफेज़ को हम रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं, जिसमें G1, S और G2 फेज़ आता है। इन तीनों फेजेस में सेल की ग्रोथ होती है और साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज तो कंटिन्यू रहता है पूरे के पूरे सेल साइकिल में। डीएनए भी रेप्लिकेट करता है। G1 फेज़ या जिसे गैप 1 फेज़ कहते हैं, ये फेज़ होता है एम फेज़ और सिंथेसिस यानी कि एस फेज़ के बीच का गैप, उसको G1 फेज़ बोलते हैं। जो एस फेज़ होता है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जो G1 फेज़ होता है इसमें एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं और ये लार्जेस्ट फेज़ होता है। सिंथेसिस फेज़ में या एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट करता है और इसमें सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, डीएनए और हिस्टोन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए से बाइंडेड होते हैं, जो डीएनए को क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं। वो वाले प्रोटीन्स भी एस फेज़ में ही बनते हैं, सिंथेसिस फेज़। और G2 फेज़ एक ऐसा फेज़ है जो सिंथेसिस फेज़ और एम फेज़ के बीच में आता है। हमेशा सेल साइकिल जो है वो इसी फॉर्मेट में चलता है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी पूछा जाए कि सिंथेसिस फेज़ और एम फेज़ के बीच का गैप कौन सा है, तो ये G1 नहीं मार्क करेंगे, हम हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। जो उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट पूछी है दैट इज़ सिंथेसिस फेज़। फिर पूछा है एस फेज़ से एम फेज़ के बीच में कौन सा फेज़ आता है, तो हम क्लॉकवाइज जाते हुए देखेंगे G2 फेज़ आता है। जब वो एम फेज़ से
एस फेज़ के बारे में बोलेंगे तो वो गैप 1 फेज़ आता है। हमेशा क्लॉकवाइज घूमकर ही उसका आंसर करना है। G1 फेज़ M और S फेज़ के बीच में आता है। इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता है, लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं करता। बेसिक एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, ये सब तो इस गैप 1 में होता ही है। एस फेज़ में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए बनता है, डीएनए से रिलेटेड जो प्रोटीन्स हैं, सेंट्रोजोम है, सेंट्रियोल है, डीएनए है, ये सब डबल हो जाते हैं। अब 2 स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब, और उसमें से करेक्ट वाला स्टेटमेंट है कि जब डीएनए रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है तब हम उसको बोलते हैं कि वो एस फेज़ है, ना कि एस फेज़ जब स्टार्ट होता है तब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एस फेज़ डिपेंड्स ऑन कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ या नहीं। G2 फेज़ में ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनते हैं। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, या यूँ कह लो और भी बहुत तरह के स्पेशल प्रोटीन्स बनते हैं G2 फेज़ में, और इसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंटिन्यू रहती है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऐसी प्रोसेस है जो आगे प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। जितने भी हमारे सेल के फंक्शंस हैं वो सभी प्रोटीन्स ही करवाते हैं, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंप्लीट सेल साइकिल में कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये कंप्लीट सेल साइकिल और इन सब की डिटेल्स कि कौन से फेज़ में क्या होता है, और एम फेज़ में मेन सेल डिवीजन होती है जहाँ एक सेल एम फेज़ के थ्रू 2 सेल्स बना देता है। टाइम वेरिएशन की बात करें कि कौन सा फेज़ सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और कौन सा फेज़ सबसे कम टाइम लेता है। G1 फेज़ सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, जिसमें बेसिक सेल की ग्रोथ हो रही है, एंजाइम्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, मैक्सिमम ग्रोथ होती है G1 फेज़ में, तो इसको टाइम भी सबसे ज़्यादा लगता है। उससे कम टाइम लगता है सिंथेसिस फेज़ में, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। फिर G2 फेज़ एंड देन M फेज़, जिसमें सेल डिवीज़न हो रहा है। सेल डिवीज़न में सबसे कम टाइम लगता है। M फेज़ यानी कि माइटोसिस फेज़ में भी, उसमें भी अगर हम देखें तो उसका जो सबसे पहला फेज़ होता है प्रोफेज़ को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर मेटाफेज़ को टाइम लगता है। उसका जो थर्ड फेज़ है वो एनाफेज़ है, जिसे सबसे कम टाइम लगता है, और जो फोर्थ फेज़ है वो यहाँ पर आता है। तो इसका सीक्वेंस होता है फर्स्ट, देन सेकेंड, दिस इज़ द थर्ड, एंड दिस इज़ द फोर्थ। ये मेटाफेज़ के फेजेस हैं और इस सीक्वेंस में नहीं चलते। ये 1 2 3 4 ये इनकी सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस से ये फेजेस चलते हैं। एक्चुअली जो ये दे रखा है, ये टाइम वेरिएशन दे रखा है कि सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे कम टाइम किसको लगता है। ह्यूमन का जो जाइगोट होता है 1 to 16 सेल स्टेज के बीच में G1 और G2 फेज़ नहीं होता। जो यीस्ट सेल है उसके सेल साइकिल को करीब टाइम लगता है 90 मिनट्स। ह्यूमन सेल को 24 आवर्स लगते हैं डिवाइड करने में। जो एम फेज़ है, सेल डिवीज़न का फेज़ है, उसे सिर्फ 1 घंटा लगता है। G1 फेज़ को 8 to 12 आवर्स, एस फेज़ को 6 to 8 आवर्स, G2 फेज़ 3 to 4 आवर्स। तो 95% जो है टाइम वो इंटरफेज़ में जा रहा है, G1, S एंड G2 फेज़, और सबसे कम टाइम सेल डिवीज़न में जा रहा है। G0 फेज़ की बात करें, ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें सेल ना अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है, ना खुद को डिवाइड करता है, वो सिर्फ अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता जाता है। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन वो डिवाइड नहीं करना चाहता। इसकी एग्जाम्पल है न्यूरॉन, जो कभी डिवाइड नहीं करते, और हार्ट सेल्स। देन वी हैव माइटोजेंस। माइटोजेंस कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल को अगर मिल जाए तो उसकी डिवीज़न करवा देते हैं। एक तो नॉर्मल फंक्शन होता है कि सेल अपनी डिवीज़न कर रहा है, उसको करनी है। उसके अलावा अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो सेल डिवाइड कर सकता है, और कुछ हार्मोन्स मिल जाएं, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, इंसुलिन, स्टेरॉइड्स, ये सभी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं अगर सेल के इन्वायरमेंट में आ जाएं, सेल के कांटेक्ट में आ जाएं, सेल या उनको अपने अंदर इनगल्फ कर ले, तो ये सभी इस सेल की डिवीज़न करवा देते हैं। अब हम लेक्चर 2 की डिटेल्स पे जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे
प्लॉइडी, प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए का क्या मतलब होता है? प्लॉइडी जैसे हमने पढ़ा होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स एन होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स 2n होते हैं। 2n का मतलब है डिप्लॉयड, जैसे हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, और n वाले होते हैं हैप्लॉयड। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए का क्या मतलब है? देखो, जो सेल साइकिल होता है उसमें ये एम फेज है। प्लॉइडी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब अपने आप को डिवाइड करते हैं तो वो जैसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 के मल्टीपल पर डिवाइड होगा। जैसे अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 है तो वो डिवाइड करके 2 बनाएंगे, और अगर ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता तो अगर क्रोमोसोम 1 है तो वो 3 बनाएगा। जैसे हिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उनके पास मान लो जो हिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके पास 1 क्रोमोसोम है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो 1 क्रोमोसोम जब डिवाइड करेगा तो 1 ही क्रोमोसोम बनाएगा, क्योंकि ये किस मल्टीपल में है? 1 के मल्टीपल में है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर 1 क्रोमोसोम है तो डिवाइड करके वो 2 क्रोमोसोम बनाएगा। ये उसके बेसिक बॉडी फॉर्म की बात है। जो बेसिक उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने ही चाहिए, ये उसके पास होने चाहिए। और ये है सेल डिवीज़न के बाद। जब सेल डिवीज़न के वक्त जब उसको अपना डीएनए या क्रोमोसोम उसको डबल करने पड़ते हैं तो वो कितने हो जाते हैं? जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम है वो 1 सेम रहता है। जो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड क्रोमोसोम डिवीज़न के बाद भी 1 ही रहेगा, उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तब भी 1 ही रहेंगे। जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम है उसके पास 1 से डबल जो हैं वो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। जो 3n होते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उसके पास अगर 1 क्रोमोसोम है तो वो अपनी डिवीज़न के बाद 3 क्रोमोसोम बना देगा। ये मतलब है इसकी प्लॉइडी का। जो उसका बेसिक है वो है 1 से वो डबल बना रहा है, दैट इज़ डिप्लॉयड। अब इसको सेल साइकिल के थ्रू बताती हूँ और आसानी से समझ आएगा। G1, S एंड G2। जो डीएनए होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इंटरफेस पे, ये क्या है? ये है इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान G1, S और G2 फेज़ के दौरान जो डीएनए है वो इस तरह क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, यानी कि थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है। लेकिन जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है, जब एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड कर जाते हैं जो कि M फेज़ में होता है, उस वक्त डीएनए कुछ इस तरह की फॉर्म में होता है। ये होता है क्रोमोसोम। यही थ्रेड लाइक डीएनए एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। तो डीएनए इज़ इन क्रोमैटिन फॉर्म। क्रोमैटिन फॉर्म में होता है G1, S एंड G2 फेज़ में। डीएनए इज़ इन क्रोमोसोम फॉर्म। वो खुद को कंडेंस कर लेता है, उसकी कंडेंस्ड फॉर्म को क्रोमोसोम बोलते हैं। वो करता है M फेज़ पे जब उसको डिवाइड करना होता है। क्रोमोसोम शेप में, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में डीएनए तभी आता है, वो खुद को कंडेंस तभी करता है जब सेल को डिवाइड करना होता है। जैसे ये जो सेल साइकिल है M फेज़, ये G1, S एंड G2 फेज़। G1 में अगर हमारे पास 2C क्रोमोसोम्स हैं तो G2 में, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिवाइड कर जाएगा। S फेज़ क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन। ये क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास 2C क्रोमोसोम होता है। ये होता है अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए की क्वांटिटी कितनी है? डीएनए की रेप्लिकेशन के बाद
यानी कि वो अपनी एक और कॉपी बना लेता है, तो वो कितनी अमाउंट हो गई, वो 4C अमाउंट हो गई, डबल हो गई ना, उसने खुद को डबल कर लिया एस फेज़ में। अब इन दोनों फेजेस के दौरान जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जिसे प्लॉइडी भी बोलते हैं, वो सेम रहती है। प्लॉइडी यहाँ पर भी क्या रहेगी, 2n। ये 2n से G2 फेज में आता हुआ 4n नहीं हो जाएगा, यानी कि 2n जब डिवाइड किया तो उसने 2n ही क्रोमोसोम्स बनाए हैं, ये नहीं कि 2n से उसने 4n क्रोमोसोम्स बना दिए हैं। एक डिवीज़न के बाद जब डॉटर सेल्स में एक ही क्रोमोसोम जाता है तो वो हैप्लॉइड होता है। एक डिवीज़न के बाद जब 2 जा रहे हैं उन्हें डिप्लॉइड बोलते हैं। एक डिवीज़न के बाद जब 3 क्रोमोसोम जा रहे हैं तो उन्हें ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, कंप्लीट डीएनए का जो मटेरियल है वो 1 से 2 हो गया, वो 2 से 4 हो गया, क्योंकि उसने डिवाइड किया। इसे अमाउंट बोलते हैं अगर हम उसकी क्वांटिटी के हिसाब से चलें। अगर हम उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हिसाब से चलें तो उसे प्लॉइडी बोलते हैं, जो 2n है अकॉर्डिंग टू डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। 2n अगर हैप्लॉयड होता तो रुको, अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता तो उसके सेल साइकिल में क्या चेंजेस आने थे, ये M फेज़, G1, S एंड G2 फेज़। तो G1 में अगर उसके पास C अमाउंट ऑफ डीएनए होता, अमाउंट ऑफ डीएनए की क्वांटिटी कितनी है, C। S फेज़ के बाद डीएनए की अमाउंट क्या हो जाएगी, डबल, यानी कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगी, डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। लेकिन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की जो प्लॉइडी होती है वो होती है n, यानी कि डिवीज़न से पहले भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n है और डिवीज़न के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n ही रहेंगे। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, तो डायग्राम से समझो। अब देखो G1 फेज़ में ये है एक क्रोमोसोम, ये है दूसरा क्रोमोसोम। G1 फेज़ में क्या होता है कि ये है हमारा एक क्रोमोसोम और मान लो हम सभी सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इस एक क्रोमैटिड को एक ही क्रोमोसोम कंप्लीट माना जाता है और दूसरे क्रोमैटिड को कंप्लीट एक क्रोमोसोम माना जाता है। ये क्या है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। G1 फेज़ में ये अलग अलग इंडिविजुअली खुद एक क्रोमोसोम है। जब S फेज़ में अमाउंट इनका डबल हो जाता है तो एक क्रोमोसोम, ये जो 1 क्रोमोसोम है, ये अपनी कॉपी बना लेगा S फेज़ में। इस फेज़ में क्या होगा कि जो 1 क्रोमोसोम है, ये नंबर 1 क्रोमोसोम है और ये नंबर 2 क्रोमोसोम है, S फेज़ में ये अपनी कॉपी बना लेंगे। ये S फेज़ में डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ G2 फेज़ में हमारे पास इस तरह से 1 और 2 क्रोमोसोम हमें इस तरह से मिल जाएंगे। G1 फेज़ में ये एक सिंगल क्रोमैटिड ही एक कंप्लीट क्रोमोसोम था, ये सिंगल क्रोमैटिड ही एक कंप्लीट क्रोमोसोम था। S फेज़ में इन्होंने अपनी कॉपी बनाई, 1 क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई, 2 क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बनाई, ये साथ में ही जुड़े रहे और ये कंप्लीट पहले से ही क्रोमोसोम था, तो कॉपी बनाने के बाद भी इसको एक ही क्रोमोसोम बोलेंगे। ये भी 1 क्रोमोसोम है, ये भी 1 क्रोमोसोम है। लेकिन अब इसमें क्रोमैटिड्स कितने हैं, 2 क्रोमैटिड्स। प्लॉइडी क्या होती है कि पहले भी ऑर्गेनिज्म में 2 ही क्रोमोसोम्स थे, अब भी ऑर्गेनिज्म में 2 ही क्रोमोसोम्स हैं। इसे कहते हैं प्लॉइडी, कि अपनी कॉपी बनाने के बाद इसी को पहले क्रोमोसोम बोला जाता था।
जैसे इसने अपनी कॉपी बनाई तब इस कंप्लीट को एक क्रोमोसोम बोला गया है, तब भी ये एक ही क्रोमोसोम है। तो पहले भी 2 थे और अब भी 2 क्रोमोसोम है। फ़र्क पड़ा है अमाउंट ऑफ डीएनए में। अमाउंट ऑफ डीएनए मतलब अब इस एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमैटिड्स हैं, तो उसको एक कंप्लीट क्रोमोसोम बोल रहे हैं। इसके पास अपनी एक कॉपी है, यानी कि इसके पास भी 2 क्रोमैटिड्स हैं। अब ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हैं? नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हैं? 1 और 2 क्रोमैटिड्स हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हैं? 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स। ये है अमाउंट ऑफ डीएनए जो 2 से 4 हो गया। लेकिन जो प्लॉइडी है वो पहले भी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ये कितने हैं? 2 क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर भी 1 और 1, ये क्या है? 2 क्रोमोसोम्स। प्लॉइडी अभी भी उतनी ही रही, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहे। दोबारा समझाती हूँ, दोबारा करते हैं इसे। देखो, ये एक सेल साइकिल है। ये है एम फेज़, एस फेज़, G1 फेज़ और G2 फेज़। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स remain सेम, और इसे बोलते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलते हैं प्लॉइडी। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की कितनी है? 2n। हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की कितनी है? n। नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स, इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए। अमाउंट ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। डिप्लॉयड में 2c हो जाएंगे, 2c से 4c बन जाएंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। G1 फेज़ में हमारे पास एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है। इस स्ट्रक्चर को क्रोमैटिड भी बोलते हैं, राइट? ये सबको पता है। लेकिन G1 फेज़ में यही एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट कर रहा है। ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम, और ये क्रोमैटिड G1 फेज़ में एक सिंगल क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहा है, 1 क्रोमोसोम। जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। G1 फेज़ में एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहा है, B क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रहा है। S फेज़ में ये अपनी कॉपी बना लेते हैं, खुद को डिवाइड कर लेते हैं और अपने साथ ही जोड़े रखते हैं। तो G2 फेज़ में हमें क्या देखने को मिलता है कि A क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बना ली है, B क्रोमोसोम ने अपनी कॉपी बना ली है। ये हमारे पास पहला था A, ये हमारे पास ऑलरेडी जो B था, ये B था। इन्होंने अपनी ये कॉपी बना ली और अपने साथ जोड़े रखा। तो अब ये कंप्लीट एक क्रोमोसोम बोला जाएगा, एक क्रोमोसोम, क्योंकि ये सेपरेट नहीं हुए, ये एक क्रोमोसोम। लेकिन अब इस तरफ G1 फेज़ में एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड था, यहाँ पर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड था, यहाँ पर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हैं,
एक अपना ओरिजिनल वाला और एक जो कॉपी बनाई उसने। बी क्रोमोसोम के पास ये भी एक क्रोमोसोम की तरह एक्ट करेगा। इसके पास भी 2 क्रोमैटिड्स हैं, एक तो बी जो ओरिजिनल वाला था और एक जो उसने अपनी एस फेज़ के थ्रू कॉपी बनाई जिसको अपने साथ जोड़ कर रखा। ये पहले भी एक क्रोमोसोम था और अब भी एक ही क्रोमोसोम है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। जो प्लॉइडी है वो पहले भी 2 क्रोमोसोम थी, अब भी 2 ही क्रोमोसोम है। नंबर ऑफ क्रोमैटिड बदल गए, अमाउंट ऑफ डीएनए बदल गया, वो 2C से 4C बन गया। डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं। 2C 1 2, अब वो 4 हो गए, 1 2 3 4। समझ में आया? अब अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो डिप्लॉयड में G1 फेज़ की हम बात कर रहे हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 सो ऑन कितने 46। ये सभी अलग अलग एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही क्रोमैटिड होंगे। एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड होता है, एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड है, तो 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमैटिड्स ही होंगे। लेकिन जब ये यहाँ से पास करके एस फेज़ में अपनी डुप्लीकेशन करके अपने डीएनए को रेप्लिकेट करवा के G2 फेज़ में आता है, G2 फेज़ में आता है, तो क्या होता है डिप्लॉयड का नंबर? डिप्लॉयड के पास क्या आ गया? 46 क्रोमोसोम्स थे, एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदला, अभी भी 46 क्रोमोसोम्स ही हैं। लेकिन उन क्रोमोसोम्स ने अपने साथ एक एक कॉपी अटैच कर रखी है खुद की, क्योंकि वो एस फेज़ में वो एक एक कॉपी उसने बना ली थी। तो यानी कि अगर डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं, प्लॉइडी इसकी होती है 2n, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 46 के साथ, कितना आया? 92 क्रोमैटिड्स। 92 क्रोमैटिड्स। हर एक ये एक 40 से ये एक ऐसे 46 थे, इन सब ने अपने साथ एक कॉपी बना ली और ये यानी कि डबल हो गए। एक थे 2 हो गए, एक थे 2 हो गए, एक था 2 हो गया, तो वो डबल हो गए 46, यानी कि 92 क्रोमैटिड्स। G1 फेज़ में 46 क्रोमोसोम्स, तो 46 ही क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन G2 फेज़ में क्रोमोसोम नंबर सेम ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी कॉपी को अपने ही साथ जोड़ कर रखा है, अलग नहीं फेंक दिया। इस कॉपी को अपने साथ ही जोड़ कर रखा है, इसलिए इसको एक ही क्रोमोसोम कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर एक सिंगल क्रोमैटिड को एक क्रोमोसोम कंसिडर करते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, कंप्लीट। अब अगर हम यहाँ थोड़ा लिखें तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखें तो G1 में 2C आ जाएगा। हम डिप्लॉयड की बात कर रहे हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और G2 फेज़ में 4C हो जाएगा। ओके, ये कांस्टेंट रहता है। अब इसका मतलब क्या है? हम कह सकते हैं भाई 2C से 4C हुआ, ये तो कांस्टेंट थोड़ी, ये तो डबल हो गया। नहीं, कंप्लीट G1 फेज़ के दौरान ये 2C ही रहता है, और कंप्लीट G2 फेज़ के दौरान 4C ही रहता है। वेरिएशन कहाँ आता है? एस फेज़ में, जहाँ पर 2C से 4C चेंज हो रहा है। वेरिएशन करने वाला फेज़ तो एस फेज़ है। G1 फेज़ में 46 ही क्रोमोसोम थे, G2 फेज़ में कंप्लीट इस इतने पार्ट में 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। वेरिएशन अपनी कॉपी तो ये यहाँ पर बनाते हैं, जहाँ पर ये एंटर तो एज सिंगल क्रोमैटिड करते हैं, लेकिन एग्जिट करते हैं एस फेज़ को अपनी कॉपी बनाकर, यानी कि डबल क्रोमैटिड बनाकर।
फ़र्क समझ में आया? तो G1 और G2 फेज़ में DNA कंटेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहता है, लेकिन S फेज़ में ये चेंज हो जाता है, 2C से 4C बन जाता है। M फेज़ में, S फेज़ में और M फेज़ में क्या होता है, वापस ये 4C से 2C में चेंज हो जाता है। अब देखो G1 कंप्लीट G1 फेज़ में ये 2C कंडीशन पर रहता है। S फेज़ में ये अपनी कॉपी बनाता है, यानी कि वेरिएशन यहाँ आया। कॉपी बनाते ही ये G2 फेज़ में पहुँच जाता है, जहाँ पर कितनी क्वांटिटी है इसकी, 4C। लेकिन अब M फेज़ में एंटर करते ही इसने डिवाइड करना है, यानी कि जो ये सेल है इसके पास है 4C। यहाँ पर जो सेल एंटर किया उसके पास है 4C। ये सेल आगे 2 सेल्स में डिवाइड होगा, जिसको ये DNA मटेरियल बराबर बराबर बांट देगा, यानी कि इसके पास भी 2C जाएगा, इसके पास भी 2C जाएगा। तो एंड में ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अपनी प्लॉइडी मेंटेन ही रखता है, जो कि 2C है। तो 2C ही वापस यहाँ पर G1 फेज़ में आएगा। तो S फेज़ में वेरिएशन अगर आता है तो वेरिएशन आता है, ये वैरी करते हैं, यहाँ पर वेरिएशन आता है। S फेज़ में वेरिएशन कैसा होता है, इंक्रीजिंग, और M फेज़ में वेरिएशन कैसा होता है, डिक्रीजिंग। I hope this cell cycle, main ploidy and amount of DNA is clear. अगर हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें तो मान लो हम किसी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को लेते हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की प्लॉइडी कितनी होती है, N। तो अब उसके G1 फेज़ में अगर अमाउंट ऑफ DNA C है तो G2 फेज़ में अमाउंट ऑफ DNA कितना हो जाएगा, 2C, क्योंकि अमाउंट ऑफ DNA डबल होता है। लेकिन प्लॉइडी कभी भी डबल नहीं होती, वो N थी तो बाद में भी N ही रहेगी। मान लो हम मेज़ लेते हैं, मेज़ का प्लांट लेते हैं जिसमें 20 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ठीक है, 20 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके पास अपने बेसिक लाइफ में। तो G1 फेज़ में 20 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये नॉर्मल चल रहा है। जब S फेज़ आता है तब कंफर्म हो जाता है कि अब ये 20 से 40 बना रहा है, कि अब इस सेल को डिवाइड करना ही है। G2 फेज़ में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, G2 फेज़ में 20 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, 20 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। अगेन क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड, अमाउंट ऑफ DNA और प्लॉइडी, फ़र्क है इन चीज़ों में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू प्लॉइडी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें प्लॉइडी बताते हैं, वो नहीं बदलती। यहीं अगर हमसे पूछते अमाउंट ऑफ DNA, अमाउंट ऑफ DNA की अगर हम बात करते तो अगर G1 फेज़ में 20 क्रोमोसोम्स हैं तो अमाउंट ऑफ DNA का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स। तो G1 फेज़ में क्रोमैटिड्स भी 20 ही होते, क्रोमैटिड्स 20 ही होते। यहाँ पर चेंज होकर G2 फेज़ में अगर 20 क्रोमोसोम हैं तो उन 20 क्रोमोसोम्स ने अपनी अपनी कॉपी को अपने साथ जोड़ रखा है, वो क्रोमैटिड्स गिनने हैं, वो उसका अमाउंट है। तो अब यहाँ पर हमें 40 क्रोमैटिड्स मिलेंगे। ये अमाउंट ऑफ DNA है जो डबल हो गया। आई होप अब क्लियर समझ में आया होगा। यहीं अगर हम किसी ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को लेते या किसी ट्रिप्लॉइड सेल को लेते, तो मान लो एक ट्रिप्लॉइड सेल में 10 क्रोमोसोम बेसिक पड़े हैं उसके पास, तो उसकी G1 फेज़ में 10 ही क्रोमोसोम होंगे और 10 ही क्रोमैटिड्स होंगे। लेकिन G2 फेज़ में क्रोमोसोम प्लॉइडी होता है, ये चेंज नहीं होता। G2 फेज़ में अगेन 10 ही क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन क्रोमैटिड्स, अमाउंट ऑफ DNA 3 टाइम्स हो जाएगा, 30 क्रोमैटिड्स मिल जाएंगे।
ये ट्रिप्लॉइड की बात आ जाएगी। अब हम जो अब हम दोबारा से इसकी एक रिवीजन ले लेते हैं जो अभी तक हमने किया, प्लॉइडी एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। प्लॉइडी और अमाउंट ऑफ डीएनए जो है, इंटरफेज़ के दौरान जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है और मेटाफेज़ के टाइम पर वो क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेता है। डीएनए क्रोमैटिन फॉर्म में इंटरफेज़ में होता है और इंटरफेज़ G1, S और G2 से होता है। डीएनए क्रोमोसोम फॉर्म में आता है एम फेज़ पे। G1 में अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए 2C होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या प्लॉइडी 2N रहता है, जो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल सेम ही रहेगा। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए 4C डबल हो जाती है। एस फेज़ में ये अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है और एम फेज़ में यही अमाउंट ऑफ डीएनए वापस हाफ हो जाएगा, ताकि वो वापस अपनी कंडीशन पे आ जाए, अपनी नॉर्मल कंडीशन पर आ जाए। एम फेज़ हमारी एबनॉर्मल कंडीशन को वापस नॉर्मल बना देती है। एबनॉर्मल यानी कि 2C हमारी नॉर्मल कंडीशन है कि इतना ही डीएनए हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन एस फेज़ उस अमाउंट को बढ़ा देता है, तो ये अबनॉर्मल कंडीशन है। उसको कोप करने के लिए सेल ये डिसाइड कर लेता है कि उसको डिवाइड करना ही ठीक रहेगा, यानी कि ऐसे सेल डिवाइड करता है कि वो बराबर से इस 4C को 2 सेल में बराबर बराबर से डिवाइड कर दे और इससे सेल डिवीज़न कंप्लीट होती है। वापस 2C नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। सेल फिर अपनी ग्रोथ करता है, डिवाइड करता है और अपने कंटेंट को डिवाइड करता है। प्लॉइडी जिसमें सेम रहती है और अमाउंट एस फेज़ में डबल हो जाती है, एम फेज़ में दोबारा हाफ हो जाती है या नॉर्मल हो जाती है। बाकी ये कंप्लीट यहाँ पर समझाया, इसको बार बार रिवाइज़ करें, बार बार देखें, ये पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये जो सेट है ये अगर समझ में ना आए तो आगे बेसिक भी समझ में नहीं आएगा। आगे माइटोसिस और मियोसिस में कैसे डिवीज़न हो रही है, कैसे क्रोमोसोम्स खुद को सेपरेट कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आएगा। तो अगर हो सके आप दोबारा इस लेक्चर को और स्लो मोड पर देखिए एंड इन केस स्टिल आपको समझ में नहीं आता तो अपनी क्वेरीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई विल क्लियर all of them. Till then, keep studying, keep revising. Thank you so much.